हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। और आज का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट वाला वीडियो मैंने एंड किया था, जो जिसमें मैंने कहा था कि अगर लोग डोंकी करके मैक्सिको तक पहुंच जाते हैं या तो फिर बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है। तो और मुझे कमेंट में ये भी पूछा गया था कि लोग सीधे अगर मैक्सिको से ही आ जाए तो इतना सब खतरा मोड़ क्यों ले। तो वो ऑप्शन है, सब एजेंट के इसीलिए अलग अलग चार्जेस है और सब डिपेंड करते हैं अगर आपको पहले तो वीज़ा मिले तो, क्योंकि कहीं वीज़ा यूके टू मैक्सिको का भी ये लोग करवा के देते हैं, कई लोग सीधा आपको ब्राज़ील लेके आते हैं। तो सब अलग अलग है। अगर वीज़ा आपको सीधा मिल जाता है तो आप सीधा मैक्सिको आ सकते हो और वहाँ से कर सकते हो। वो सबसे ईजी भी है, सेफ़ भी है। और उसमें एक और चीज़ है, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको आगे। और पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर जैसे आप पहले क्रॉस कर लेते हो, अगर आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस कर लेते हो तो आपका एजेंट आपको पहले ही बोल देगा कि अगर आपके पास फ़ोन हो, कुछ भी हो अंदर, अगर किसी ने आपके घर वालों से बात की हो इन बिटवीन, तो पहले आपको कह देगा कि फ़ोन आपका फेंक देना, तोड़ देना, या तो फिर आई थिंक वो लोग ही ले लेंगे। अगर जैसे पता चला आपके पास फ़ोन सब कुछ है तो वो लोग ले लेंगे, क्योंकि उससे एजेंट का भी अगर अंदर कॉन्टैक्ट नंबर हो, कुछ भी हो तो पता चल सकता है। तो आप भी मत रखिएगा, आपके लिए भी वो अच्छा नहीं होगा। तो कोई सस्ता अगर लेके भी जाना तो कोई सस्ता सा फ़ोन लेके जाइएगा, कोई महंगा वाला फ़ोन नहीं रखे। और सब अंदर सिम कार्ड वगैरह सब कुछ फेंक दे और पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, नहीं तो फिर वो लोग आपकी इन्फॉर्मेशन अंदर से लेके आपके ऊपर ही वो यूज़ कर सकते हैं। और आपका एजेंट आपको बोलेगा, अगर जैसे आप क्रॉस कर लेते हो बॉर्डर को, तो आपका एजेंट आपको पहले बोलेगा कि यहीं पे वेट करो, कोई भी ऑफिसर आएगा तो आपको अरेस्ट होना होगा। तो सबसे पहले आप वेट करेंगे, ऑफिसर्स आएंगे, आपको कोई मार पीट ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सीधा आपको अरेस्ट कर लेंगे और बाद में वो आपको वहाँ की चौकी तक या आप जो भी कहो पुलिस स्टेशन या कैंप, वहाँ पे वो लोग आपको लेके जाएंगे। तो ये जो सब आप देख रहे हो ये सब कैंप्स है, ये बाहर के भी कैंप है कुछ। ये यूएसए के अंदर जब आपको ऐसे रखते हैं, ये जो फॉयल आप देख रहे हो, ये बस ये फॉयल आपको एज अ ब्लैंकेट यूज़ करनी होती है। तो देख सकते हैं आप कैसे ये लोग रह रहे हैं सब कैंप के अंदर। बस इसी के अंदर आपको गुजारा करना है। खाना पीना आपको सब कुछ बराबर मिलेगा, डॉक्टर वगैरह भी आपको सब कुछ मिल जाएगा अंदर। बस ये सब है, आपकी चलती रहेगी, वो लोग पूछते ही रहेंगे आपको। और सबसे पहले बाद में आपको डेट देंगे, मतलब आपको आपका जो भी स्टोरी है तो वो आपको पहले सबसे पहले एक इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आपको रखेंगे कि आप क्यों आए, कहाँ से हो, आपका पासपोर्ट वगैरह, मतलब आपका सब कुछ ले ही लेंगे वो लोग। आपके पास अगर बैग वगैरह कुछ भी होगा तो वो लोग ले लेंगे आपसे। आपके पास बस आपके पहने हुए कपड़े ही होंगे और आपसे सब कुछ ले लेंगे। और सबसे पहले आपकी मुलाकात वहाँ पे होगी इमिग्रेशन ऑफिसर से, जो आपसे पूछताछ करेगा, आपकी स्टोरी जानेगा कि आपको वाकई में ख़तरा है कि नहीं। तो एक और बात आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप सीधा अपने बॉर्डर क्रॉस किया, आपको अरेस्ट किया और आप यूएसए में आ गए। कई बार अगर आपकी स्टोरी पे उनको विश्वास नहीं होता है तो आपको वहीं से वो लोग डिपोर्ट भी कर सकते हैं। और आप जो भी स्टोरी लेके आओ आपकी, कि किस चीज़ से आपको खतरा है, क्या है, आप अगर किसी चीज़ का आप एड्रेस बता रहे हो, ये बता रहे हो, तो सब सच बताना, क्योंकि वो लोग सैटेलाइट थ्रू वो सब देखेंगे भी कि ये बंदा सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो वो भी ये लोग देखते हैं। तो उसके बाद अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पूरा स्टोरी सुनने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वो आपको आपका जजमेंट डालेगा पहले कोर्ट में। वो आपको आपकी हियरिंग तक आपको वेट करना होगा। पहली हियरिंग जो आएगी, जो असाइलम ऑफिसर होगा, जो आपकी पहली हियरिंग कोर्ट में देगा आपकी, तो कोर्ट में जब आपको जाना होगा तो उसमें दो चीज़ हो सकती है कि या तो फिर आपका जज आपको विश्वास कर ले और अप्रूव नहीं करेंगे, वो आपको परमिशन देंगे, आपको बॉन्ड पे छोड़ेंगे और आपको यूएसए में एंट्री देंगे कैंप से निकलने के बाद। और उस चीज़ के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप सीधे गए और दूसरे दिन ही सब कुछ हो गया और तीसरे दिन आप बाहर निकल गए। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग अंदर होते हैं। तो आपका नंबर 8 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना कभी भी आ सकता है। तो तब तक आपको कैंप में ही रहना होता है। और कैंप में मैंने जैसे कहा था, कैंप के अंदर आपको टॉर्चर कोई नहीं करेगा, मतलब मारपीट आपको मारेंगे ऐसा वैसा तो मैंने सुना नहीं है कि किसी को मारा है अंदर। लेकिन आपको मेंटली टॉर्चर, मतलब ठंडे एसी वाले रूम में आपको रखेंगे, आपको ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं देंगे, आपको एक सिल्वर फॉयल दे देंगे, बस वही आपको पहन के रखना होगा। तो उस तरीके के साथ थोड़ा टॉर्चर आपको होता रहेगा। और वहाँ पे फैसिलिटी सब कुछ होगी, मतलब आपका खुद के डॉक्टर वगैरह, आपको सब कुछ होगा। अगर कोई बीमार होगा तो वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा।
और बात करते हैं पहली कोर्ट की। अगर कोर्ट का हियरिंग आता है वहाँ पे, तो आपको जज या तो फिर अप्रूव करके यूएसए में एंट्री दे देगा, या तो फिर अगर यूएसए में एंट्री नहीं मिलती है तो वापस वहीं से ही आपको हाई कोर्ट के लिए लड़ना होता है, जिसे कहते हैं BIA, जो सेकेंड कोर्ट हो गया। उसमें भी अगर आपको मिल गया तो वही आप आगे जाओगे, अगर नहीं मिला तो उसके बाद एक और कोर्ट होता है जिसे कहते हैं सर्किट कोर्ट, उसमें आपको सुनाना होता है। तो वो आखिरी कोर्ट हो गया। अगर वो कोर्ट भी आपको मना कर देता है तो फिर आपके सीधा डिपोटेशन ही है। और यही जो 3 कोर्ट मैंने बताई आपको, ये अंदर भी है बाहर भी सेम ही रूल्स है। अगर आप बाहर चले जाते हो और बाद में बाहर जाके जब असाइलम अप्लाई करते हो आपके केस के लिए, तो बाहर भी सेम रूल्स है। यही 3 कोर्ट आपको वापस मिलेंगे। और अगर कोई भी कोर्ट इसमें से अगर आपको परमिशन दे देता है तो आपका बॉन्ड होगा। बॉन्ड हो सकता है $2,000 से लेके $20,000 तक। वो आपके एजेंट को भी पता होगा, तो आपका एजेंट ने आपसे ऑलरेडी बात किया होगा कि वहाँ पे जाएंगे आप, तो आपको कोई और ऑलरेडी बॉन्ड के लिए आपका रेडी होगा। आपको बस कॉल करने के लिए परमिशन आपको देंगे वो लोग कि आप कॉल करके जिससे ही बॉन्ड मंगवा सकते हो। तो वो एजेंट आपको नंबर दिया ही होगा, तो उससे आपको कॉल कर देना कि भाई इतना बॉन्ड आया है, 2,000 या 5,000 जो भी है। या तो फिर अगर आपने ऐसे एजेंट से तय किया हो कि मेरा कोई सगे वाला है ही यूएसए में, तो वो मेरा बॉन्ड करवा देगा, मुझे बॉन्ड के बगैर की फ़ीस बताओ, तो वो अलग मैटर हो गया। तो बॉन्ड के बाद आप जैसे ही यूएसए के अंदर एंट्री लेते हो, आपको परमिशन मिल जाएगी, बॉन्ड मिल जाएगा, आप यूएसए के अंदर आ गए। अभी आप कैंप से निकल गए। आपको कैंप के बाहर बाद में आपको जैसे यूएसए में आप कोई भी अभी स्टेट डिसाइड कर लेना, मतलब आपके कोई रिश्तेदार है तो आप ऑब्वियसली वहाँ जाओगे। अगर नहीं है तो कोई स्टेट आप तय कर लो कहाँ जाना है। नॉर्मली लोग प्रीफर करते हैं, मैंने जो सुना है कि वो नॉर्मली ज़्यादातर कैलिफोर्निया वो वगैरह साइड, वो पूरा इमिग्रेंट स्टेट ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा केस पास भी होते हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग वहाँ जाते हैं। और बाद में बाहर निकलने के बाद फाइनली आपको असाइलम आपको अप्लाई करना होता है आपके लिए। वहाँ पे आपको जज ने बोला ही होता है कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर अप्लाई करना है। अभी आप असाइलम जब अप्लाई करते हो तो आपको एक लॉयर करना पड़ेगा बाहर जाके। तो वो बाद में आपका एजेंट बाद में वो सब कुछ नहीं करेगा, बाद में वो सब आपके ऊपर है, वो आपको क्या करना है। तो आपको एक लॉयर हायर करना होता है। लॉयर हायर करने के बाद आपको लॉयर की फ़ीस होती है असाइलम की, वो भी 2,000 से 3,000 से स्टार्ट होके $20,000 तक जाती है। डिपेंड कैसा लॉयर आप करते हो। बहुत ऊंचा वाला मतलब वो कोई करते तो उसकी 20-20 हज़ार की फ़ी होती है असाइलम की। तो वो आपका असाइलम डालेगा इमिग्रेशन के अंदर। तो उसके अंदर भी सेम सिचुएशन, असाइलम डालने के जैसे आप अप्लाई करते हो तो आपका पहले फिंगरप्रिंट वगैरह होगा, ये सब होगा। बाद में आपको एक इंटरव्यू डेट आएगा जहाँ पे असाइलम ऑफिसर वापस इमिग्रेशन ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेगा। उसके अंदर वही सारे क्वेश्चन होंगे जो आप ऑलरेडी करके आए हो। वहाँ पे घुमा फिरा के वही सारे सवाल जवाब आपसे होंगे। अगर आपके पास कोई प्रूफ होगा वो भी आप सबमिट कर सकते हो। अगर उस इंटरव्यू के अंदर अगर उन लोगों को हो गया कि हाँ भाई ये बंदा सही कह रहा है, मान सकते हैं कि बराबर है, तो विद इन आई थिंक 12 से 15 दिन के अंदर आपका डिसीजन वो दे देंगे, अप्रूव करेंगे या तो फिर ना नहीं कहेंगे। असाइलम केस में इतना होता है कि अगर ऑफिसर आपको सीधा ना नहीं कह सकता है, अप्रूव करेंगे या तो फिर आपका केस कोर्ट में जाएगा। तो अगर अप्रूव करता है तो विद इन 1 साल के अप्रूव करने की डेट के 1 साल के बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो आपका केस जाता है कोर्ट के अंदर। तो वही चीज़ें वापस आपको कोर्ट में लड़नी होती है। तो कोर्ट का डेट हो सकता है मतलब 6 महीने बाद वाला, 1 साल बाद वाला, मतलब वो आपका भी चलता रहेगा। 1 साल के बाद भी अगर जो पहला आपका कोर्ट का डेट आता है वो कोर्ट के डेट के अंदर आपका कोई हियरिंग नहीं होगा। जज सिर्फ आपको पूछेगा कि आप रेडी हो, मतलब आपके पास सब प्रूफ वगैरह आपके पास सब रेडी है, आप लड़ने के लिए तैयार हो, आपका वकील है, सब बस बेसिक क्वेश्चंस, आपका पासपोर्ट है, ये वगैरह सब डिटेल्स लेगा आपको और आपको हियरिंग की डेट देगा। वो डेट हो सकती है वापस 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी। तो वो डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारा असाइलम केस है यहाँ पे, तो वो हिसाब से आपको डेट देगा वो। तो वो डेट पे आपकी हियरिंग स्टार्ट होगी। अभी हम बात करते हैं, वापस पहले आ जाते हैं थोड़ा, कि असाइलम की डेट हो गई कि जैसे आपने असाइलम अप्लाई किया उसके 150 दिन के बाद अगर आपका इंटरव्यू का
इंटरव्यू डेट नहीं आता है, मतलब आपका क्या बोलते हैं कोर्ट डेट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और आपका 150 डेज़ हो गए हैं, या तो अभी आई थिंक 150 आया था, या तो अभी आई थिंक 300 डेज़ हो गए, तो 150 से 300 दिन के अंदर अगर आपका डेट कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई फैसला नहीं आ रहा है, तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। तो उसे कहते हैं EAD कार्ड, जो मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको दिखाया, मैं यहाँ पे ज़रूर आपको वापस दिखा दूँगा। तो ये कुछ ऐसा दिखता है EAD कार्ड, जिसे कहते हैं वर्क परमिट। तो इसे कहते हैं EAD कार्ड, जो आपने अभी स्क्रीन पे देखा। तो ये आपको मिल जाता है, एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और इसे कहते हैं आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड या सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो ये दो चीज़ ऐसी होती है, सोशल सिक्योरिटी नंबर जिस चीज़ के लिए होता है वो, उससे आपको टैक्स आपका फाइल करना होता है और EAD कार्ड वो आपका वर्क परमिट होता है। तो इससे आप लीगली जॉब कर सकते हो, इवन बिजनेस कर सकते हो, आपको गाड़ी लोन आप सब कुछ मतलब आप कर सकते हो इससे बाद में। और ये जब तक आपके पास रहेगा, जब तक आपका डिसीजन नहीं होगा, या तो हाँ डिपोर्टेशन या तो फिर ना, डिपोर्टेशन या तो फिर हाँ अप्रूवल, जब तक नहीं होगा तब तक ये आपका रिन्यू होता रहेगा, हर 2 साल के बाद रिन्यू होता है। और अब बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था सबसे आगे, जिसने मुझे कमेंट किया था कि अगर हम लोग मैक्सिको ही सीधा आके सीधा यहाँ पे हम बॉर्डर क्रॉस कर ले तो वो चीज़ के अंदर आई थिंक एजेंट लोग भी आपको कहेंगे ये चीज़, या पता नहीं कि नहीं भी कहते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ सुनी हुई है कि बाय लॉ अगर आप कोई दूसरी कंट्री, जैसे कि आप इंडिया से हो गए या पाकिस्तान से हो गए, और आप कनाडा थ्रू आ रहे हो, मैक्सिको थ्रू आ रहे हो, और बाद में US में आके आप अगर असाइलम ही डालने वाले हो, तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट आपको पूछेगी, मतलब असाइलम ऑफिसर जो होगा या कोर्ट में जज होगा, वो आपको पूछेगा कि आप मैक्सिको ही अगर आ गए थे वीज़ा लेके, या तो फिर आप कनाडा आ गए थे वीज़ा लेके, तो आपने वो कंट्री के अंदर असाइलम क्यों नहीं डाला, आप यहाँ पे ही क्यों आए। पहले सब चलता था, लेकिन आई थिंक अभी लॉ में ऐसा कुछ है कि अगर आपका रीज़न बहुत ही मतलब तगड़ा नहीं हुआ तो वो बेस पे भी कई बार तो डिपोर्ट कर देते हैं कि नहीं, आप ऐसा होता आपके पास वीज़ा है तो आप मैक्सिको ही जाओ, मैक्सिको में असाइलम डाल दो, या तो फिर मैक्सिको में जो रेफ्यूजी कैंप होते हैं वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे रहो, और वहाँ से आप अप्लाई करो यहाँ पे आने के लिए। मतलब आपको USA के कैंप पे नहीं, आपको मैक्सिको के कैंप पे रहना पड़ेगा, जो तो बहुत ही बेकार होता है। तो वहाँ से बाद में आपको अप्लाई करना होता है रेफ्यूजी के लिए, तो वो वापस अलग चीज़ है। तो कई बार ये होता है, मैंने आगे एक बार सुना भी था, आई थिंक 1 साल हो गया आई थिंक, कि कनाडा से कोई फैमिली आ रही थी इनलीगली। तो भाई साहब मैं एक बात कहता हूँ, कनाडा और US में बहुत इतना फ़र्क नहीं है, कनाडा भी बहुत ही अच्छा है। आप अगर आपको कनाडा का वीज़ा हो गया तो आप USA में क्यों ट्राई कर रहे हो, कनाडा में ही रहो। कनाडा में आप अप्लाई कर सकते हो असाइलम, वहाँ पे अगर आपको सिटीज़न मिल जाता है तो कनाडा से USA आना बहुत ईजी है बाद में, क्योंकि कनाडा का पासपोर्ट USA में आप इजीली ट्रैवल इन एंड आउट कर सकते हो। कई बंदे तो ऐसे भी है जो कनाडा की बॉर्डर पे जो रहते हैं, कनाडा USA की बॉर्डर पे, तो कनाडा में रह के USA में काम करके वापस कनाडा में जा रहे हैं। तो इतना इजी है। तो अगर आप कनाडा पे आ जाते हो तो आराम से वहीं असाइलम डाल दो, यहाँ पे मत आओ। अब वहाँ पे बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप मैक्सिको से आ रहे हो तो आप डेफिनेटली आप क्रॉस करिए। तो ये एक जवाब मेरा उनके लिए था जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि अगर मैक्सिको सीधा आ जाए तो क्या होता है। तो आ सकते हो, लेकिन ये आई थिंक एक चीज़ है कि आप यहाँ पे एक ऐसा सवाल भी आपको करते हैं कि अगर आपके पास UK का वीज़ा था और मैक्सिको का वीज़ा था तो बाद में आप यहाँ पे क्यों आए, वहीं पे डालना था आपको। तो ये आपको एक सवाल ज़रूर पूछेंगे ये लोग, तो वो ज़रूर याद रखिएगा। तो बस ये था मेरा आज के पूरे वीडियो में। अगर इसके बाद और आपको कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और कल तो मेरी छुट्टी है, आज तो नाइट में भी मैं यहाँ पे हूँ, कल छुट्टी है। तो कल हम लोग शायद मूवी देखने जाने वाले हैं, दृश्यम 2 जो आई है, तो ज़रूर वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कैसा थिएटर वगैरह है। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो आपको और भी आगे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती रहे। और नोटिफिकेशन प्लीज़ हिट द बेल आइकन, तो आपको और नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे वीडियो के बारे में जब भी मैं डालूँ। टेक केयर गाइस, बाय बाय।